जी सी नेट सरस्वती अकेडमी में आरटीएम में आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। थ्योरी क्लासेस एजुकेशन सब्जेक्ट आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हम डेली एजुकेशन सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास कराते हैं, ठीक है। तो टाइम कोई फिक्स नहीं है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। ये टाइम नहीं मैनेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये यूनिट आपकी जो है कौन सी है, यूनिट 9 है, ठीक है। तो यूनिट 9 आपकी हो जाएगी। तो इसमें आपका ये जो चैप्टर है, ठीक है, 9 यूनिट, तो इसका नाम आपको पता है शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन एवं जो है नेतृत्व हो जाएगा। और ये आपका जो है प्रथम अध्याय हो जाएगा। प्रथम अध्याय में हमने आपको फर्स्ट क्लास करा रखी है, ठीक है। उसको आप पढ़ लीजिएगा प्ले लिस्ट में। और यहाँ पे बात करेंगे हम, अब आपको ये यूनिट नेम आपको पता हो गया है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे और ना लिखा था, ठीक है, पर हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे ऐसे था, डैश था। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो है यूनिट शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन एवं नेतृत्व। तो अच्छे से इसको कवर करिएगा, याद करिएगा। आपको चैप्टर नाम आना चाहिए और अध्याय आपका प्रथम हो जाएगा शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, जिसमें हमने आपको शैक्षिक प्रबंधन में हमने पढ़ा रखा है, शैक्षिक प्रशासन भी हमने आपको पढ़ा रखा है। ये हेडिंग आपको हमने करा रखी है, यहाँ पे देख लीजिए शैक्षिक प्रबंधन। और एक आपकी हेडिंग ये हमने आपको करा रखी है शैक्षिक प्रबंधन। इसके अंतर्गत भी हमने आपको ये पढ़ा रखा है, मतलब डिटेल में नहीं पढ़ाया है। और ऐसे हमने आपको पढ़ा रखा कि आपको पता हो कि आपके पेपर में क्या आता है, क्या पूछा जाता है, थोड़ा बहुत आपको पता हो, उसके बेस पे आप जो है प्रश्न हल कर पाएँ, ठीक है। आज की क्लास में हम बात करेंगे संस्थानिक जो है निर्माण, ठीक है। ये हेडिंग आपकी सेकंड हेडिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये सारे चैप्टर जिसमें आपका एक पोस्ट कार्य आता है, ठीक है, इसको हम पढ़ाएंगे। और एक आपको पढ़ाएंगे ये, इसको क्या कहते हैं, ये हेडिंग शैक्षिक प्रबंधन एक प्रणाली के रूप में स्वॉट जो है विश्लेषण, ये आपको पढ़ाएंगे। और आपको पढ़ाएंगे संगठनात्मक, ठीक है। आपका एक हो जाएगा ये संगठनात्मक, यहाँ पे देखोगे आप संगठनात्मक अनुपालन हो जाएगा, और एक संगठनात्मक विकास हो जाएगा, और एक संगठन वातावरण का विकास हो जाएगा। ये आपको चैप्टर जितने पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ये आप याद रखिएगा कौन कौन से ये टॉपिक आपके हैं इसके अंतर्गत, चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है, 9 यूनिट के प्रथम अध्याय में। तो यहाँ पे बात करेंगे ये सारे के सारे टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा, आपको पढ़ाएंगे। और ये टॉपिक आपको हमने पढ़ाया है, तो ये ऐसे ही आप देख सकते हैं नज़र में। शैक्षिक प्रबंधन हमने आपको बता रखा है, शैक्षिक प्रशासन हमने आपको बता रखा है। तो इसमें हमने आपको बताया था शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ परिभाषा, शैक्षिक प्रबंधन का सिद्धांत। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्ग में हम करा देंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसकी क्लास अलग से ले लेंगे, ठीक है। और ये शैक्षिक प्रबंधन के कार्य हो जाएंगे, महत्व हो जाएगा। और ये जो है शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत अर्थ और परिभाषा हो जाएगा। और ये आवश्यकता है, लक्ष्य, उपयोगिता और जो प्रकृति हो जाएगा टेलर, इसको ये दो आपको हम पढ़ाएंगे टेलर बाद, ठीक है। और एक आपका पढ़ाएंगे जो भी बताए थे पोस्ट कार्ब, ठीक है। 3 हेडिंग्स हम आपको जो है, जो थर्ड आपका जो है थ्योरी क्लास लेकर के आएंगे, ठीक है। थर्ड क्लास आपकी, उसमें हम आपको कवर कराएंगे जो इंपॉर्टेंट है ये सारे। और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अंतर के तौर पे, यानी कि डिफरेंस शैक्षिक प्रबंधन, ठीक है। और ये जो है शैक्षिक प्रशासन, ये आपने जो है पढ़ा था, ठीक है। तो इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया शिक्षा के, शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। और जो होता है ये शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, ये शिक्षा के नियमों और नीतियों को लागू करता है, ये हमने पढ़ाया। शैक्षिक प्रबंधन योजना बनाना होता है, संगठन स्थापित करना, निर्देशन देना होता है। ये जो शैक्षिक प्रबंधन होता है, प्रबंधन शब्द से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो ये मैनेज कह सकते हो, ठीक है, एजुकेशनल मैनेजमेंट। और ये संगठन स्थापित करना, निर्देशन देना, ये नीतियों का निर्माण करना, यानी ये जो है शैक्षिक प्रशासन नीतियों का निर्माण करता है, नियमों का पालन और सुनिश्चित करता है। और इसमें देखेंगे ये व्यवस्थित संगठित होता है, और ये औपचारिक कानूनी होता है, ठीक है। शैक्षिक प्रशासन ये कक्षा प्रबंधन, ठीक है, कक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम विकास होता है, ये स्कूल प्रशासन होता है। तो इस प्रकार से आपको देखना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ाया है, डिटेल में नहीं बताएंगे, ठीक है। और आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि आपको जो है पेपर में पूछा जाए तो आपका प्रश्न हल हो जाए, ठीक है, सही उत्तर आप कर पाएँ, बस इतना सा आपको पढ़ना है, बाकी तो आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास समय इतना नहीं है कि आप डिटेल में पढ़ पाएँ, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे संस्थानिक निर्माण का अर्थ, दिख नहीं रहा होगा समथिंग, तो हम जो बोल रहे हैं उसको आप सुन लीजिएगा अच्छे से। संस्थानिक निर्माण का अर्थ है, यानी कि इसको जो इंस्टीट्यूशनल क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका किसी संस्था, या आप संस्था कह सकते हो, ठीक है, संस्था निर्माण। तो किसी संस्था जैसे, यानी कि स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय आदि की संरचना योजना निर्माण करना, यानी कि जो संस्थानिक निर्माण होता है, तो इसका अर्थ होता है किसी संस्था की संरचना, योजना और निर्माण करना। यानी कि अभी उदाहरण पे देख सकते हो, जैसे एक नए स्कूल का भवन का निर्माण करना, यानी कि संस्था का मतलब हो गया संस्थानिक निर्माण। जो आप संस्था का निर्माण करते हैं तो क्यों करते हैं उसकी तो ये संस्था की संरचना, योजना और निर्माण करना, यह एक प्रकार का निर्माण कार्य है जो सार्वजनिक या जो है निजी संस्थानों के लिए किया जाता है। मतलब निजी संस्थानों के लिए आप कर सकते हो। उदाहरण में यहाँ पे देखोगे एक नए स्कूल भवन का निर्माण करना, ठीक है। यहाँ पे देखोगे एक अस्पताल की नई शाखा का निर्माण, ठीक है, एक सरकारी कार्यालय की इमारत का निर्माण, एक धार्मिक संस्थान की इमारत का निर्माण, ठीक है। ये सारा आपका हो जाएगा। संक्षेप में आप कहिएगा संस्थानिक निर्माण किसी संस्था की इमारत, संरचना, सुविधा को बनाने का कार्य है, यानी कि जो संस्थानिक निर्माण कहते हो, ठीक है, निर्माण किसी संस्था की इमारत, संरचना या सुविधा लिखा हुआ, ठीक, सुविधा को बनाने का कार्य है। तो यहाँ से आप पढ़िएगा, इसको आप 2 बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपको समझ में सारा का सारा आ जाएगा। ये विशेषता हो जाएंगी यहाँ पे, विशिष्ट आवश्यकता, सार्वजनिक और निजी। तो आपको इतना नहीं, बस आपको ये याद रखना है, संस्थानिक निर्माण यानी संस्था का निर्माण, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उदाहरण आपको, और एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ये आपको शो कर रहा होगा, ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा, इसमें कोई
वो नहीं है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे देखते हैं पोस्ट कार्ब, ठीक है, यानी कि ये जो आपका शब्द दिया गया है इसको अच्छे से कवर करना है। इसको भी हमने जो टॉपिक अभी बताया, ठीक है, तो प्रथम अध्याय के अंतर्गत सारे टॉपिक जो हमने बताए उसमें लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं आप। तो एक क्या होता है, पोस्ट कार्ब एक प्रबंधन सिद्धांत है जिसे लूथर गुलिक ने दिया है। ये सब याद रखना है, यानी कि पोस्ट कार्ब जो होता है आपका, ये किसने दिया है, ठीक है, पोस्ट कार्ब आपको याद रखना है। ये जो है पोस्ट कार्ब किसने दिया है, ये लूथर गुलिक ने दिया है, ये आपको याद रखना है, लूथर गुलिक इन्होंने विकसित किया है, ठीक है, ये अच्छे से इसको पढ़िएगा आप। लूथर गुलिक ने दिया है, इन्हें विकसित किया है, प्रतिपादित किया है, कह सकते हो यहाँ, सॉरी, ये जो हमने आपको बता रखा है, ठीक है, और लूथर गुलिक यहाँ पे हो जाएंगे, तो इन्होंने दिया है। और एक दूसरा नाम भी है लिंडेल, यानी कि 2 लोगों ने, तो आपको याद लूथर गुलिक रखना है, ठीक है। जो एक संगठन यानी प्रतिपादित किया है, एक संगठन के कार्यों को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से करने के लिए ढांचा प्रदान करता है। जो ये पोस्ट कार्ब होता है आपका, ठीक है, ये एक प्रबंधन सिद्धांत होता है। प्रबंधन आप जानते हैं, मैनेजमेंट हमने आपको पढ़ाया है, मैनेजमेंट पढ़ाया है, ठीक है, यानी कि प्रबंधन पढ़ाया, फिर हमने आपको शैक्षिक प्रबंधन पढ़ाया, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से हमने पढ़ाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोस्ट कार्ब आपका है प्रबंधन सिद्धांत है जो लूथर गुलिक ने दिया है, याद रखना है। यह विकसित किया, प्रतिपादित किया है, एक संगठन के कार्यों को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से करने के लिए ढांचा प्रदान करता है। पोस्ट कार्ब का अर्थ है, यानी कि जो पोस्ट कार्ब का अर्थ होता है, तो क्या होता है, तो पोस्ट कार्ब का अर्थ है योजना हो जाएगा, संगठन हो जाएगा, स्टाफिंग हो जाएगा, ठीक है, निर्देशन हो जाएगा, समन्वय हो जाएगा, रिपोर्टिंग हो जाएगा, बजट हो जाएगा। यह सिद्धांत यह मानता है कि किसी संगठन को सफल बनाने के लिए इन 7 कार्यों को प्रभावी ढंग से करना आवश्यक होता है। यानी कि पोस्ट कार्ब जो प्रबंधन सिद्धांत है, तो ये जो है कहता है कि 7 जो है कार्यों को जो प्रभावी ढंग से करना आवश्यक मानता है, 7 प्रकार के, ठीक है। तो यहाँ पे बात करा गया है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ से, ये सीक्वेंस में लगाने को आता है। ये जो पोस्ट कार्ब प्रबंधन सिद्धांत है ये सीक्वेंस में लगाने को आता है, तो आपको मतलब बताना होता है कौन सा पहले आता है, कौन बाद में आता है, या फिर जो है कौन है कि नहीं इसमें से। PYQ कराएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो ये पोस्ट कार्ब हो गया, तो P से यहाँ पे देख सकते हो ये आपका P हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये आपका P हो गया, ठीक है, ये आपका वो हो गया, यहाँ से देखोगे यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया, स्टाफिंग का मतलब कह सकते हो वर्तमान होता है, और चैन समथिंग होता है, याद नहीं है, सॉरी। और निर्देशन यहाँ पे D हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, और C हो गया, ठीक है, यानी कि ये फुल फॉर्म है आपका, इसको याद रखना है क्या मतलब होता है। और इसके बाद आपका यहाँ पे देखते चलिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, और ये B हो जाएगा इस प्रकार से 7। तो योजना हो गया है, प्लानिंग, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। पोस्ट कार्ब एक प्रबंधन सिद्धांत है जो लूथर गुलिक ने दिया है, ठीक है, संगठन के कार्यों को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद याद रखना है किसी संगठन को सफल बनाने के लिए, जो संगठन संस्था होता है, समूह होता है, ठीक है, उसको सफल बनाने के लिए 7 कार्यों को प्रभावी ढंग से जो है करना आवश्यक होता है। तो योजना हो गया, योजना में क्या आता है, भविष्य की गतिविधियों के लिए एक रोड मैप तैयार करना, जिसमें उद्देश्य निर्धारित करना, उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाना। योजना मतलब प्लानिंग, आप जानते हैं, ये संगठन से सबसे समझ में आ रहा है, पढ़ा भी है आपने पहले। एक तार्किक ढांचा स्थापित करना, जिसमें कार्य आवंटित करना, विभाग बनाना, समूह प्रयासों को समन्वय करना, स्टाफिंग कर्मचारियों की भर्ती, चयन और प्रशिक्षण करना, यानी कि स्टाफिंग का मतलब हो गया, अभी हमने बताया था चयन, ठीक है, तो यानी कि कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण करना, ये हो जाएगा, जिससे संगठन को योग्य लोगों को आवश्यकता होती है, यानी संगठन को जो है, जिस संगठन में योग्य लोग की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए चयन किया जाता है, ठीक है, कर्मचारियों। और निर्देशन होता है, कर्मचारियों को मार्गदर्शन, निर्देशन, सलाह प्रदान करना, ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें। समन्वय होता है, ठीक है, तो इसमें संगठन घटकों को एकीकृत करना होता है। संरेखित करना, संरेखित मतलब हो जाता है सीधी रेखा में, ठीक है, व्यवस्थित करना किसी चीज़ को, या एकीकृत मतलब होता है कि जो है इसका एकीकृत, इसको मतलब समग्र होता है, सॉरी, एकीकृत मतलब हो जाता है समग्र, यानी कि किसी चीज़ को जो है समान रूप से, ठीक है, यानी कि जोड़ना, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को जोड़ना, यानी कि समग्र कह सकते हो, व्यवस्थित करना है एक सीधी रेखा में, यानी एक कोई इकाई को जोड़ना है, पूरी की पूरी इकाई हो जाए वो, ठीक है, इस प्रकार कह सकते हो। समग्र शब्द आप याद रखिएगा, ताकि संगठन बिना किसी बाधा का काम कर सके। रिपोर्टिंग होता है, सभी हितधारकों का संगठन के भीतर किए गए कार्यों और भविष्य की पहलों के बारे में जो है सूचित करता है, पहलों के बारे में सूचित रखना। बजट जो होता है, किसी संगठन की आय व्यय का नुकसान लगाना, जो वित्तीय योजना नियंत्रण के महत्वपूर्ण होता है। बजट आप जानते हैं, आपने यदि लड़की हैं तो आपने यदि मैथ्स आपने ना लिया होगा, क्या उसको कहते हैं, होम साइंस, उसमें आपने पढ़ा होगा। मैथ्स जो आपने पढ़ा उसमें भी बजट पढ़ाया गया होगा, जो बच्चे मैथ्स से पढ़े हैं तो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है आय और व्यय का अनुमान लगाना, ठीक है। और एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है, इसको देखेंगे आप पर्ट के बारे में, ठीक है। तो ये पर्ट PERT पर्ट हो गया यहाँ, सॉरी, यहाँ से हम आपको बताएं जो अच्छे से दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, यहीं पे है इतना। तो यहाँ पे बात करेंगे पर्ट के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, PERT पर्ट, ठीक है, इसको पर्ट बोलते हैं। और हिंदी में इसको आप पहले इंग्लिश देख लीजिए। पर्ट P से प्रोग्राम आपका हो जाएगा, E से आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा, और R से आपका जो है एंड रिव्यू हो जाएगा, और T से टेक्निक हो जाएगा, ठीक है, टेक्निक। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
प्रोग्राम यानी कि पी से प्रोग्राम, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है पी से प्रोग्राम, ई से इवैल्यूएशन, ठीक है, मूल्यांकन, और जो है आर से रिव्यू हो जाएगा, टी से टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे देख सकती हो, अच्छे से इसको नाम अपना याद रखना फुल फॉर्म में, हिंदी में भी याद रखना है इसको और इंग्लिश में भी याद रखना है आपको। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, बार बार इसको पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। यह एक परियोजना प्रबंधक तकनीकी है, यानी कि ये आपका जो है PERT जो है ये परियोजना प्रबंधन तकनीकी है, जिसका उपयोग किसी परियोजना का समय सीमा अनुमान लगाने, महत्वपूर्ण तथ्यों, ये तथ्य लिखा हुआ है यहाँ पे, तथ्यों की पहचान करने और परियोजना को कुशलतापूर्वक प्रबंधित, ठीक है, प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। PERT तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से उन परियोजनाओं के लिए किया जाता है जहाँ विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय का निर्धारण करना मुश्किल होता है। और आप देखेंगे PERT के बारे में यहाँ पे, PERT जो है तकनीक में, यानी कि PERT तकनीक में एक PERT चार्ट बनाया जाता है। कहने का मतलब है प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, यानी कि चार्ट बनाया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो परियोजना में सभी कार्यों और उनकी निर्भरता को दर्शाता है, यानी कि निर्भरता को दर्शाता है। इस चार्ट में हर गतिविधि को नोड और जो है नोड मतलब नेटवर्क और तार के माध्यम से दूसरे नोड से जोड़ा जाता है। ये नोड आपको याद रखना है, ये नेटवर्क होता है जैसे, ठीक है। और गतिविधि को एक नोड और तार के माध्यम से दूसरे नोड से जोड़ा जाता है, जो निर्भरता को दिखाता है। PERT चार्ट का उपयोग परियोजना की योजना बनाने, कार्यों को व्यवस्थित करने और समन्वय के लिए किया जाता है। और PERT का मतलब है तकनीकी परियोजना के लिए 3 आयाम, ठीक है। इसको नहीं पढ़िएगा, थोड़ा ही पढ़िए जितना आपका पूछा जाता है पेपर में। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सबसे पहले यहीं पर बताते हैं, ठीक से दिखना रहा होगा, ठीक है। ये शॉर्ट शब्द है, अभी हमने जो आपको प्रथम अध्याय बताया उसमें हमने बताया था शॉर्ट विश्लेषण, यानी शॉर्ट एनालिसिस लिखा हुआ है या विश्लेषण बोल सकते हो। तो ये क्या होता है, यानी कि शॉर्ट विश्लेषण एक राजनीतिक, ठीक है, शॉर्ट विश्लेषण एक राजनीतिक तकनीकी है। तो अभी इसके पहले आपने जो पोस्ट कार्य पढ़ा था वो आपका प्रबंधन सिद्धांत था, ठीक है। PERT आपका योजना जो है प्रबंधन सिद्धांत था, ठीक है। और ये शॉर्ट जो है विश्लेषण ये आपका एक राजनीतिक योजना तकनीकी है, जिसका उपयोग किसी संगठन या परियोजना की ताकत, कमजोरियों, अवसर, यहाँ पे अवसर और जो है खतरों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया आपका कि जो ये शॉर्ट विश्लेषण दिया गया है, यानी कि शॉर्ट विश्लेषण जो है, तो ये शॉर्ट विश्लेषण एक राजनीतिक योजना बनाने और जिसका उपयोग करने, यानी जिसका उपयोग किसी संगठन या परियोजना के अंतर्गत जो है ताकत, कमजोरी, अवसरों और खतरों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ये आपका इतना याद रखना है आपको, ये मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। राजनीतिक योजना तकनीकी और किसी संगठन या परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए, ये आपको याद रखना है। सिर्फ आपको मूल्यांकन भी याद रखना है, तो आपको याद आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा था मतलब थोड़ी क्लासेस के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पे बात करा गया है कि जो है यह विश्लेषण व्यवसाय को अपनी स्थिति का आकलन करने, बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। यानी कि शॉर्ट जो होता है SWOT शॉर्ट विश्लेषण, ये जो है व्यवसाय को अपनी स्थिति का आकलन करने और बेहतर निर्णय लेने में जो है मदद करता है। तो आपने पढ़ा पोस्ट कार्य, आपको हमने पढ़ाया और पढ़ाया PERT, और आपने पढ़ा ये शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है। तो ये दोनों आपके प्रबंधन, यानी कि जो आपका पोस्ट कार्य था वो प्रबंधन सिद्धांत था, ठीक है, प्रबंधन, और जो आपका PERT था PERT परियोजना सिद्धांत हो गया, ठीक है। अभी देख लेना बाद में इसको, मतलब एक बार पहले आप क्लास पढ़ लिया करिए, ठीक है। इसके बाद दोबारा से आप देख सकते हो तो समझ में आ जाता है, जो चीज़ें छूट गई हो, ना समझ में आई हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो ये घटक होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है, ये ताकत हो गई, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि ताकत, ठीक है। तो ये चारों शब्द आपको याद रखने हैं, ये यहाँ से, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ से, ये जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस या शॉर्ट विश्लेषण कर सकते हो, तो ये जो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे, यानी कि एक ये सो हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका ये इस प्रकार से आपको याद रखने हैं सारे के सारे O और T, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो ताकत मतलब संगठन के आंतरिक गुण जो उसे प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करते हैं, ठीक। कमजोरियाँ, ताकत यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो इसको आप विश्लेषण कर सकते हो या शक्तिशाली कह सकते हो, ये ताकत मतलब हो जाएगा। कमजोरी मतलब कह सकते हो कमियाँ या कमजोरी, ठीक है। ये जो वीकनेस लिखा हुआ है कमियाँ या कमजोरी कह सकते हो। संगठन के आंतरिक गुण जो उसे प्रतिस्पर्धी लाभ से वंचित रखते हैं। अवसर, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अवसर होता है बाहरी कारक जो संगठन के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। खतरे, बाहरी कारक जो संगठन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसमें आपका थोड़ा लैंग्वेज टफ दिया हुआ है, ठीक है। बुक्स में जो हमारे लिखा हुआ है थोड़ा ईजी है, तो टाइम के हिसाब से मैनेज करा है, ठीक है। नोट्स बनाने का समय नहीं है, इसलिए नोट्स हमने बनाया नहीं, क्योंकि नोट्स बना करके ही पढ़ाती हूँ, पहले से बनाया हुआ उपलब्ध नहीं हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हम बताएंगे और उदाहरण आप देखेंगे क्या होता है। तो ये शॉर्ट यहाँ पे अभी हमने आपको बता ही दिया है क्या होता है। तो यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आपको अच्छे से बताना है कि स्ट्रेंथ ताकत हो जाएगा, और जो वीकनेस हो गया अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, और जो है ये क्या कहते हैं ट्रेट्स, जो खतरा बोलते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपने जो देखा ये खतरे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, रट लेना है। और प्रकार आप देखिएगा, प्रकार भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। और यहाँ पे विश्लेषण एक ऐसी तकनीकी जिसका कोई व्यवसाय, यहाँ पे अभी जो आपको बताया गया था तो वही चीज़ें हैं, ताकत, कमजोरी, ठीक है। तो ये आंतरिक विश्लेषण पढ़ेगा आपको, और ये बाहरी विश्लेषण हो जाएगा। तो जो आंतरिक विश्लेषण होता है वो क्या होता है, तो यह ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन करता है। कहने का मतलब है कि जो आंतरिक आपका मूल्यांकन होता है तो ये ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन करता है, या संगठन के भीतर के कारकों का विश्लेषण करता है, जैसे कि संसाधन, कौशल और प्रक्रियाएं। कहने का मतलब ये हो गया आंतरिक विश्लेषण, यानी ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि आंतरिक, यानी कि आपके जो कौशल होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। बाहर, यानी कि बाहरी चीज़ें, ठीक है। बाहरी विश्लेषण यह अवसर और खतरों का मूल्यांकन करता है। ये जो कोई अवसर होते हैं, खतरे होते हैं, उनका जो है मूल्यांकन करता है। यह संगठन के बाहर के कारकों का
विश्लेषण करता है, जैसे कि बाजार हो गया, प्रतिस्पर्धी हो गया, रुझान, ये जो बाजार रुझान हो गया, आर्थिक कारक हो गया, ये हो जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये दो शब्द दिए गए हैं। इसके अंतर्गत जो है ये आंतरिक विश्लेषण के अंतर्गत जो होता है कि इसमें बताया गया है कि दो शब्द पहले आएंगे, यानी कि ताकत, यानी कि एक ताकत और एक कमजोरी, ठीक है, इनका मूल्यांकन किया जाता है। बाहरी के अंतर्गत जो इसमें अवसरों और खतरों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसको ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको याद करना है। आप सभी स्टूडेंट को चरण आपको ये नज़र में देख लेना है। लक्ष्य निर्धारित करना है, ताकत की पहचान करना है, कमजोरी की पहचान करना है, अवसर की पहचान करना है, खतरों की पहचान करना है, रणनीति विकसित करनी है। उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा, ताकत हो जाएगा वही चीज़ें हैं, मजबूत ब्रांड, कौशल वितरण प्रणाली, उच्च कमजोरी हो उच्च लागत, ये वगैरह हो जाएगा। अवसर हो जाएगा नए बाजार, ठीक है, और खतरे आर्थिक नियामक परिवर्तन, ये सारे आपके हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका बताया गया है इसमें संगठनात्मक अनुपालन। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये आपका हो जाएगा संगठनात्मक अनुपालन, यानी यहाँ से देख लीजिए संगठनात्मक अनुपालन हो जाएगा। और एक आपका होता है, यहाँ पे देखिएगा ये आपका होता है संगठनात्मक विकास होता है। तो ये दो होते हैं यहाँ से, ये जो दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पूरा का पूरा बताते चलते हैं। नहीं, पूरा नहीं बताएंगे, टाइम लगेगा, तो थोड़ा ही हम आपको बताते चलते हैं, यहाँ पे डिटेल में नहीं बताएंगे। यहाँ पे देखिए संगठनात्मक, ठीक है, ये जो आपका टॉपिक पूरा हो गया है। तो यहाँ पे ये जो होता है संगठनात्मक जो है अनुपालन, तो इसमें होता है कि नियमों, विनियमों, नीतियों का पालन करना, ठीक है, ये आपका आ जाता है। इसको समझ में नहीं आएगा आपको यहाँ से, तो यहाँ से ना बता करके हम यहाँ से आपको बताने का प्रयास करेंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सही अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे बात करा गया है, यहाँ पे देखिएगा आप जी, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट को समझ में भी आएगा अच्छे से। तो यहाँ पे एक तरफ आपका इधर विशेषताएं दी गई हुई हैं, ठीक है, यानी उद्देश्य, ध्यान, इसके अंतर्गत आपको देखना है। संगठनात्मक जो अनुपालन होता है, संगठनात्मक विकास होता है, तो ये दो आपके हो गए इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि उद्देश्य के अनुसार, ठीक है, नियमों का पालन किया जाता है। संगठनात्मक जो अनुपालन होता है, संगठन शब्द आप जानते हैं, अनुपालन शब्द आप जानते हैं, ठीक है, अनुपालन करना, तो नियमों का अनुपालन किया जाता है। संगठनात्मक विकास में जो है सुधार किया जाता है। विकास का मतलब क्या होता है? सुधार, ठीक है, यानी कि आगे बढ़ना, मतलब, ठीक है, विकास। और ध्यान, यानी कि संगठनात्मक अनुपालन के अंतर्गत नियमों, विनियमों, नीतियों का जो है ध्यान रखा जाता है। और ये जो होता है संरचनात्मक संस्कृत प्रक्रिया का ध्यान रखा जाता है। और इसके अंतर्गत जो है संगठनात्मक अनुपालन के अंतर्गत जो है कानूनी और नैतिक व्यवसायिक जो है अध्ययन क्षेत्र होता है। इसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक होता है। अनुपालन कार्यक्रम निगरानी हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो है संगठनात्मक अनुपालन के अंतर्गत ये क्रियाएँ हो जाएंगी, अनुपालन कार्यक्रम। और इसमें जो है टीम विकास, प्रबंधन हो जाएगा, ये वगैरह आपका हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अनुपालन, संगठनात्मक अनुपालन के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग और डेटा सुरक्षा हो जाएगा। और इसमें जो है उदाहरण के तौर पे आपका कर्मचारी सहभागिता हो जाएगा, यानी कि उत्पादकता में सुधार करना भी हो जाएगा। ये यहाँ पे दिया गया है, उत्पादकता सुधार करना, नवाचार को बढ़ावा देना भी इसमें हो जाएगा। यानी कि विकास का मतलब समझते हैं, इसी वर्ड पे आपको जो है प्रश्न को हल करने होते हैं, क्योंकि सारा सबको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, कि पूरा का पूरा पेपर आता हो। 10% 20% तो किसी को नहीं आता है, ठीक है, और आता भी है तो जो स्टूडेंट को आता है तो ठीक है, तो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, तभी उसको आता है। फिर भी 5% या 10% तक तो नहीं ही आता है, ये मान के चलिए आप सभी स्टूडेंट। तो आपको सब आता है, ये सोच के चलना है, तब आप जो है 80% आप मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे, जैसे कि अब बुक्स होती है, ठीक है, जब आप बुक्स है आपके पास, ठीक है, या आपने सीक्वेंस में आपने 1 से आपने 10 यूनिट में सारा का सारा आपने कवर किया होता है, अच्छे से पढ़ा होता है, मतलब जैसे कि पेज हो जाएँ 500 पेज हो जाएँ, ठीक है, तो 500 पेज जो बुक्स में दिया होता है सारा का सारा आप पढ़ लेंगे, कहीं से उसमें छूटेगा नहीं, तो आप कैसे नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, कैसे नहीं आपको आएगा, या कैसे जॉब नहीं लगेगी। जब आपको बुक से ही पूछा जाता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत अलग से पूछ भी लिया जाता है, तो आपको फिर भी समझ में तो आया होगा ना, उसमें से आपको कुछ भी तो पता चलता है ना, कि उसी के बेस पे आपको जो है हल करने होते हैं प्रश्न। बुक्स बनी किस लिए होती है? इसलिए तो उसी से सारे प्रश्न आते हैं जो आप पढ़ रहे हैं। आप यकीन मानिए, यदि जो हमने आपको क्लास करा रखी है, ठीक है, तो जो हमने आपको ये क्लासेस करा रखी हैं और जो हम करा रहे हैं, ठीक है, 9 स्टार्ट करें, आप इनसे एक बार पढ़िएगा और देखिएगा कि जो है, देखिएगा कि आप एक बार मेरी क्लासेस देखिए, पढ़िएगा। इसके पहले आपने कहीं से पढ़ा होगा, किसी टीचर से पढ़ा होगा या बुक्स में पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़े होंगे, तो मैंने सारा का सारा जो है बुक से ही नोट्स कवर किए हैं और जो है आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। आप देखेंगे और आप PYQ उठाएंगे, करेंगे, या कहीं टीचर से आप कर रहे होंगे PYQ, ठीक है, जो कराते हैं हम सभी लोग, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सारा का सारा थ्योरी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, PYQ इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा। मैं इसलिए नहीं कहती हूँ कि आप बार बार पढ़िए, इसलिए कहती हूँ कि आपको जो है अच्छा मार्क्स मिले। अच्छा मार्क्स ना मिले तो आप जो है घबराइएगा मत, ठीक है, क्योंकि ये जो आपके नंबर होते हैं, ये आपको जो है मतलब नहीं बताते कि हाँ जो है आपको नॉलेज कितना है, ठीक है। जैसे कि आप जो है 80% मार्क्स नहीं ला पाए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपने जो पढ़ा था, ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ाई करी है, ठीक है, वो आपको नॉलेज तो है, वो चला तो नहीं जाएगा ना, तो आप उसको पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। और जिसका जैसे कि कहते हैं 80% नहीं है तो 70% आइएगा, ठीक है। तो 80 और जिसमें 10 का फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये जो 70 आप मार्क्स लाए जैसे कि, तो आप कवर कर लेंगे दूसरी बार में, ठीक है। तो ये होता है आपका, जब दूसरी बार आप पढ़ाई करेंगे तो आपको अधिक नॉलेज हो जाएगी, ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और जो है मतलब पढ़ा भी पाएंगे, मतलब, ठीक है। 70% में दोबारा से पढ़ेंगे तो आपके ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये मान के चलना है कि आपको, आप सभी स्टूडेंट को जो है 70+ करके आना है प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हल कर पाएंगे जब आप पढ़ेंगे तब, ठीक है। थ्योरी क्लास पढ़ेंगे या फिर जो है PYQ भी करेंगे। थ्योरी क्लास पढ़ने के बाद जो PYQ करेंगे तभी हो पाएगा।
और आप सभी स्टूडेंट ये मान के चलना कि मतलब 70% से कम मत करना, ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि 70% से कम नहीं आने चाहिए, एक भी परसेंट, ठीक है, एक भी मतलब प्रश्न कम ना होने पाए आपका। इस प्रकार से आप तैयारी रखिएगा अपनी। और एक आपका पैसेज भी आता है, ठीक है, तो पैसेज भी आता है तो उसको भी ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ पे और पढ़ा दें, ठीक है, नहीं तो टाइम ये इसको इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, यानी संगठनात्मक विकास जो अभी हमने आपको बताया, तो इसके चरण यहाँ पे हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रवेश हो जाएगा, यानी कि याद रखना है संगठनात्मक विकास, तो इनके चरण आपको याद रखने हैं। संगठनात्मक विकास की प्रक्रिया के चरण 1 हो जाएगा एंट्री, प्रवेश, निदान, फीडबैक, समाधान, मूल्यांकन, ये आपके हो जाएंगे, ये पहलू हैं महत्वपूर्ण, ठीक है। तो इनको भी आप एक नज़र में ऐसे देख लीजिएगा। अध्ययन और विश्लेषण हो जाएगा, और एक हस्तक्षेप की योजना हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक टॉपिक और आपका से यहाँ पे रह रहा है, इसको भी आप देख लीजिए एक नज़र में। ये जो है संगठनात्मक यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, संगठनात्मक हो जाएगा, ठीक है। विकास ये लिखा हुआ है संगठनात्मक विकास के प्रकार, ठीक है, ये आपके प्रकार की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। प्रकार, ये प्रकार लिखा हुआ याद रखिएगा। तो ये आपके 5 प्रकार हैं, एक आपका ये प्रकार हो जाएगा, ठीक है, और एक स्वायत्त वातावरण हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 5 प्रकार हैं यहाँ पे, ये ठीक है, ये सारे आपको पढ़ने हैं एक नज़र में, बहुत ईजी हैं ये। तो यहाँ पे बात करा गया है यानी मुक्त, ठीक है, यहाँ पढ़ के बताएं। मुक्त, स्वायत्त, यानी कि पहले देखिए संगठनात्मक विकास के जो है प्रकार, ठीक है, विकास के प्रकार 5। तो यहाँ पे आप देखिएगा, एक मुक्त के बारे में आपको पढ़ना है। मुक्त, स्वायत्त, नियंत्रित, परिचित और पितृत्व वातावरण विभिन्न प्रकार के प्रवेश होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, ये जो आपके 5 ये हैं, ठीक है, 5 प्रकार हैं संगठनात्मक विकास के। ये विभिन्न प्रकार के प्रवेश होते हैं, यानी कि प्रवेश होते हैं और जो किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। इनमें से जो है प्रत्येक वातावरण को अपनी विशेषताएं और प्रभाव होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, ठीक है। सबका जो है सबकी विशेषताएं अलग है। 5 जो दिए गए हैं मुक्त, सबके जो है विशेषताएं प्रभाव अलग होते हैं। तो मुक्त वातावरण क्या होता है? यह वह जगह है जहाँ व्यक्ति को बिना किसी बाधा या नियंत्रण के अपने तरीके से जीने और अनुभव करने का स्वतंत्रता होती है। मुक्त तो आप जानते हैं, ठीक है। और स्वायत्त वातावरण हो जाएगा, वातावरण या आप इसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं, समथिंग यही है इसमें, ठीक है, इंग्लिश इसमें नहीं लिखी हुई है, और एक और नाम इसको कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। नियंत्रण वातावरण एक आपका स्वायत्त हो जाएगा। यह वह जगह है जहाँ व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार, यानी कि स्वायत्त मतलब समझिएगा, जहाँ व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार जो है निर्णय लेने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन उनके निर्णयों और कार्यों के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। नियंत्रण वातावरण यह वह जगह है जहाँ नियमों, विनियमों, औपचारिक संरचनाओं के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। परिचित वातावरण, परिचित से आपको समझ में आ रहा होगा, यह वह जगह है जहाँ व्यक्ति पहले से ही अच्छी तरह से परिचित होता है, वह जहाँ सुरक्षा और सहज महसूस करता है। पितृत्व मतलब माता पिता, पितृत्व से आपको समझ में आ रहा होगा वातावरण, ठीक है। पितृत्व यानी कि वह जगह है स्थान है जहाँ व्यक्ति को माता पिता या अभिभावक द्वारा देखभाल, समर्थन, मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट सारा टॉपिक था, हमने आपको कवर करा दिया है। अगली क्लास में मिलेंगे तो सेकंड अध्याय के अंतर्गत मिलेंगे, ठीक है, सेकंड अध्याय के साथ आएंगे, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करते रहें, इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक को अच्छे से हमने कवर कराया है। और यदि हमारा पढ़ाई नहीं समझ में आ रहा है तो आपको नोट्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो नोट्स हम कवर करा रहे हैं अच्छे से हैं, ठीक है, तो उनको आप पढ़ सकते हो, पढ़ करके समझ सकते हो। यदि आपके पास टाइम अभी नहीं है तो पेपर के बाद भी आप पढ़ सकते हो, आपका जो है पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा। आपको पढ़ना है क्योंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है, यानी कि आपको आगे बढ़ना है, यानी कि आप जो है नेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, जॉब पाने के लिए, ठीक है, ना कि जो है घर में बैठने के लिए। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, आप बाद में पढ़िएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो 1-2 पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो, जैसे कि शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है और ये शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, और जो हमने आज आपको पढ़ाया है, ठीक है, पोस्ट कार्य हमने पढ़ाया है, ये इंपॉर्टेंट है। और हमने आपको ये पढ़ाया, इसको शॉर्ट विश्लेषण, ठीक है, ये पढ़ाया। और एक आपका कौन सा टॉपिक था पढ़ाए हैं, पार्ट हमने आपको एक पढ़ाया है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको कवर करना है। तो ये सारे आपको टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, ये सारे एक हमने जो पार्ट पढ़ाया है उसको आपको, और आपको संगठनात्मक ये सब पढ़ाएं, सारा इंपॉर्टेंट है। आप एक नज़र में देखिएगा, पढ़िएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।